हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के चैप्टर 4 को पढ़ेंगे। चुनावी प्रक्रिया, मतदान व्यवहार, चुनाव आयोग और चुनाव सुधार। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सारी बातें आपके सिलेबस के अनुसार आपको समझाई जाएंगी, सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, सारी बातें आपको अच्छे से बताई जाएंगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप सही से समझ सकें। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं भारत में चुनाव के प्रकार। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो टॉपिक है, यहाँ पर इसे बस सामान्य जानकारी के लिए रखा गया है। इस टॉपिक को मतलब आपको याद नहीं करना है, बस आपके पास एक सामान्य समझ होनी चाहिए। अब देखिए, भारत में चुनाव के प्रकार मतलब भारत में अलग अलग तरह के जो चुनाव होते हैं उनकी बात यहाँ पर की गई है। जैसे कि लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं, जिसे हम आम चुनाव कहते हैं, ठीक है। राज्य की विधानसभा के चुनाव होते हैं, और जिन राज्यों में विधान परिषद है तो वहाँ पे विधान परिषद के भी चुनाव होते हैं। राज्यसभा के चुनाव, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव, स्थानीय निकायों के लिए चुनाव, उपचुनाव, कोई सीट अगर खाली हो जाती है, मान लीजिए कोई सदस्य इस्तीफा दे देता है या किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसके कारण जो सीट रिक्त हुई, जो सीट खाली हुई, तो उसे भरने के लिए चुनाव कराए जाते हैं, ठीक है। उसे हम उपचुनाव कहते हैं। तो उपचुनाव भी कराए जाते हैं भारत में। तो यहाँ पे हमने ये बातें समझी। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारत में चुनावी प्रक्रिया। अब देखिए, मतदाता पंजीकरण। देखिए, भारत में चुनावी प्रक्रिया के अंतर्गत अभी हम पहला पॉइंट समझ रहे हैं, मतदाता पंजीकरण। इसमें क्या होता है, जो भी मतदाता है, ठीक है, जो भी व्यक्ति पात्र है वोट डालने के, मतलब जो भी व्यक्ति योग्य है वोट डालने के लिए, जिस व्यक्ति के पास वोट डालने की पात्रता है, ठीक है, तो उसे अपना पंजीकरण कराना होता है। मतदाता सूची में उसे अपना नाम दर्ज कराना होता है। तो यहाँ पे यही बात आपको बताई जा रही है। देखिए, 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी भारतीय नागरिक मतदान के लिए पात्र हैं। पंजीकरण मतलब देखिए, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना जरूरी है। फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन में जमा किया जा सकता है। मतलब पंजीकरण की जो प्रक्रिया है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके हैं। अब देखिए, ऑफलाइन स्थानीय निर्वाचन पंजीकरण कार्यालय में फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन तरीका यह है कि जो स्थानीय निर्वाचन पंजीकरण कार्यालय है वहाँ पर फॉर्म भरा जा सकता है। इसके अलावा ECI पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरना शामिल है। कुछ दस्तावेजों की भी आवश्यकता होती है। तो देखिए, फॉर्म में आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या कोई पहचान पता प्रमाण पत्र देना होता है। जांच मतलब देखिए, मोबाइल ऐप या वेबसाइट से पता कर सकते हैं कि नाम सूची में, मतलब जो मतदाता सूची है उसमें नाम शामिल हुआ या नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपको बात समझ में आ गई। मतदाता पंजीकरण, इसमें क्या होता है, ठीक है, जो मतदाता है वो अपना एक पंजीकरण कराता है, अपना मतदाता सूची में नाम दर्ज कराता है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही प्रक्रिया है। अब देखिए, हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मतदान केंद्र। देखिए, हर निर्वाचन क्षेत्र में, निर्वाचन क्षेत्र तो पता है ना, जहाँ पर चुनाव हो रहा है। अब देखिए, जैसे कि लोकसभा की जितनी भी सीटें हैं भारत में, तो चुनाव के समय पूरे देश को ही निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, ठीक है, कि इस क्षेत्र से एक व्यक्ति चुनकर आएगा। मतलब सीटों के हिसाब से निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं, जहां से कोई एक उम्मीदवार चुनकर आता है। मतलब जैसे कि लोकसभा का चुनाव है तो कोई एक मतलब लोकसभा का जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां से कोई एक उम्मीदवार जीत कर लोकसभा में आता है। तो निर्वाचन क्षेत्र तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए, हर निर्वाचन क्षेत्र में कई मतदान केंद्र बनाए जाते हैं ताकि मतदाता आसानी से वोट डाल सकें। अब देखिए दोस्तों, एक निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है, मान लीजिए ये एक क्षेत्र जहाँ पर एक सीट है, लोकसभा की मान लीजिए एक सीट है यहाँ पर, और ये एक निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ से कोई एक उम्मीदवार जीतेगा। तो एक निर्वाचन क्षेत्र में कई मतदान केंद्र होते हैं, ठीक है, कई मतदान केंद्र होते हैं दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि जो नागरिक हैं, जो वोटर्स हैं, उनको आसानी हो, वो अपने पास के जो मतदान केंद्र है वहाँ पर जा सकें, ठीक है, उन्हें ज़्यादा समय ना लगे, मतदान केंद्र ज़्यादा दूर ना हो। तो इसलिए हर निर्वाचन क्षेत्र में कई मतदान केंद्र बनाए जाते हैं ताकि मतदाता आसानी से वोट डाल सकें। अब देखिए, कुछ सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि पर्याप्त रोशनी हो, गोपनीय मतदान कक्ष हो, ठीक है, बुजुर्ग या दिव्यांग मतदाता हैं तो उनके लिए विशेष सुविधा का ध्यान रखा जाता है। मतदान अधिकारी, अब देखिए, मतदान केंद्र में मतदान अधिकारी भी होते हैं। तो वोटिंग प्रक्रिया का संचालन, पहचान की जांच और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए मतदान अधिकारी भी होते हैं। इसके साथ ही EVM और VVPAT, EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यह एक मशीन है जिसमें आप बटन दबाकर अपना वोट देते हैं।
इसमें सभी उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह होते हैं, मतलब वोट देने की ये मशीन है, ठीक है। ईवीएम आपको समझ में आ गया। इसके द्वारा लोग जो मतलब नागरिक हैं, जो मतदाता हैं, वो अपने उम्मीदवार को चुनते हैं, वोट देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये। वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। अब देखिए दोस्तों, ये जो वीवीपैट है, अब देखिए जब आप वोट देते हैं, जब मतदाता वोट देते हैं तो एक छोटी पर्ची निकलती है जिसमें आपने किसे वोट दिया यह लिखा होता है। यह पर्ची आपको 7 सेकंड तक दिखती है और फिर एक बॉक्स में गिर जाती है। मतलब वीवीपैट के द्वारा जो मतदाता है उनको ये दिखाया जाता है कि आपका जो वोट है, जिसको आपने दिया उसी को गया है। मतलब मतदाता को ये दिखाया जाता है वीवीपैट के द्वारा कि आपने किसे वोट दिया है। मतलब एक पर्ची निकलती है, आप यूँ कह सकते हैं कि एक स्लिप दिखती है कि मतदाता ने इस व्यक्ति को, इस उम्मीदवार को, इस पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया है। तो इससे दोस्तों फ़ायदा ये होता है कि जो मतदाता है वो एक सुनिश्चित कर पाता है कि हाँ, मैंने इसी उम्मीदवार को वोट दिया था, ठीक है। तो आपको ये बात आपको समझ में आ गया, ईवीएम और वीवीपैट आपको समझ में आ गया। अब देखिए वोटों की गिनती। मतदान के बाद ईवीएम को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर वहां इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटों की गिनती की जाती है। विजेता, अब देखिए सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है। देखिए दोस्तों, देखिए लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के द्वारा किए जाते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें ये प्रक्रिया है कि जैसे कि एक सीट है, उदाहरण के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र है। अब इस निर्वाचन क्षेत्र से मान लीजिए 5 उम्मीदवार खड़े हैं चुनाव के लिए। समझ में आ रहा है आपको कि मतलब एक निर्वाचन क्षेत्र है और वहाँ पर 5 उम्मीदवार खड़े हैं, ठीक है। अब देखिए इनके बीच में चुनाव हो रहा है, ठीक है, इलेक्शन हो रहा है, 5 लोग खड़े हुए हैं, इनके बीच में कॉम्पिटिशन है। अब देखिए इसमें क्या होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है कि जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, ठीक है, उसी को विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया। एक्चुअली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली की, ठीक है। राज्य की जो विधानसभाएं हैं तो उनके चुनाव भी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के द्वारा ही कराए जाते हैं। अब देखिए पारदर्शिता। गिनती के दौरान राजनीतिक दलों के लोग और पर्यवेक्षक मौजूद रहते हैं ताकि अधिक पारदर्शिता बनी रहे। दोस्तों अभी हमने यहाँ पर चुनावी प्रक्रिया को समझा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं निर्वाचन आयोग की। अब देखिए यह एक स्थायी और स्वतंत्र संस्था है। गठन देखिए संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसका गठन किया गया है। पूरे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना इसका एक प्रमुख जो काम है, मुख्य काम है इसका, वो ये है कि पूरे देश के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। अब देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग केंद्र और राज्यों दोनों के लिए समान है, मतलब ये अखिल भारतीय संस्था है। लेकिन पंचायत व नगर निगम चुनावों की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। मतलब जो स्थानीय चुनाव हैं, ठीक है, तो उनके चुनाव निर्वाचन आयोग, भारतीय चुनाव आयोग नहीं कराता। जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो पंचायत और नगर निगम के चुनाव कराते हैं, ठीक है। संरचना की अगर हम बात करें तो भारतीय जो चुनाव आयोग है इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त आयोग का अध्यक्ष होता है। मतलब ये जो निर्वाचन आयोग है इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। सेवा शर्तें और पदअवधि संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार इनकी सेवा शर्तें और पदअवधि होती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। अब देखिए निर्वाचन आयोग से संबंधित ये बातें हैं। 1950 से 1989 तक केवल एक सदस्य था। ये जो मतलब आयोग है, निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग भी कह लो आप इसे, तो इसमें केवल एक सदस्य था। मतलब ये जो चुनाव आयोग है, भारतीय चुनाव आयोग, 1950 से 1989 तक इसमें केवल एक ही सदस्य हुआ करते थे इसमें। लेकिन 1989 में, लेकिन दोस्तों 1989 में 2 और आयुक्त इसमें जोड़े गए। अब देखिए मतदान आयु 21 से 18 करने के बाद काम बढ़ गया था। मतलब ऐसा माना जा रहा था कि चुनाव आयोग का काम बढ़ गया है तो इसमें और आयुक्तों की आवश्यकता है। तो 1989 में 2 और आयुक्त जोड़े गए। लेकिन दोस्तों 1990 में 2 आयुक्त हटाए गए, फिर से एक सदस्यीय व्यवस्था यहाँ पर स्थापित हुई। फिर 1993 में 2 आयुक्त फिर से नियुक्त हुए। तब से अब तक 3 सदस्यीय आयोग है ये, ठीक है। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में
चुनाव आयोग में, भारतीय चुनाव आयोग में, भारतीय निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य हैं, ठीक है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त। शक्तियां और कामकाज की अगर हम बात करें, आगे और बात करेंगे अभी हम। देखिए, तीनों जो आयुक्त हैं उनकी शक्ति व वेतन समान होते हैं। वेतन भत्ता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, मतलब जो वेतन है और जो वेतन भत्ता वगैरह है तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है ये। किसी मुद्दे पर मतभेद अगर होता है इस आयोग में, ठीक है, तो बहुमत से निर्णय लिया जाता है। मतलब 3 सदस्य हैं तो कोई मतभेद होता है तो 2 सदस्य जिस विषय के पक्ष में होंगे तो उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही कार्यकाल। अब देखिए दोस्तों, कार्यकाल अगर हम बात करें तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है सदस्यों का, या 65 वर्ष की उम्र तक। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें शामिल हैं, जो पहले हो उसके हिसाब से कार्यकाल तय होता है। कार्यकाल रखा गया है 6 वर्ष तक, लेकिन अगर 65 वर्ष आयु हो जाती है जो सदस्य हैं तो तभी भी माना जाएगा कि कार्यकाल पूरा हो गया है। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक जो पहले हो उस हिसाब से कार्यकाल होता है। इसके साथ ही सदस्य त्यागपत्र भी दे सकते हैं, ठीक है। कार्यकाल पूरा होने से पहले भी सदस्यों को हटाया जा सकता है, ठीक है। एक प्रक्रिया है जिसके तहत सदस्यों को पहले भी हटाया जा सकता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता। संविधान ने आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से काम करने के लिए विशेष सुरक्षा दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सुरक्षा। अब यहाँ पे दोस्तों हम कुछ प्रावधानों की बात कर रहे हैं कि भारतीय संविधान में जो व्यवस्था की गई है निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष काम करने के लिए, तो इसको हम यहाँ पर समझ रहे हैं। देखिए दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को तभी हटाया जा सकता है जब संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करें। हटाने का आधार सिर्फ दुर्व्यवहार या असक्षमता हो सकता है, इसलिए वह केवल राष्ट्रपति की इच्छा पर नहीं हट सकता। मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना इतना आसान नहीं है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सुरक्षा दी गई है संविधान के द्वारा, ताकि जो निर्वाचन आयोग है वो निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। सेवा शर्तों में बदलाव की रोक। अब देखिए, नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्तें उसके लिए हानिकारक ढंग से बदली नहीं जा सकती। मतलब यह है कि मान लीजिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया। अब उस व्यक्ति की जो सेवा शर्तें हैं, ठीक है, मतलब जो भी उसे सुविधाएं दी जाती हैं, जो भी उसका वेतन वगैरह है, ठीक है, तो उसको कम नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब यह है कि जो कार्यरत मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, मतलब जिसकी नियुक्ति हो चुकी है, तो नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्तें उसके लिए हानिकारक ढंग से बदली नहीं जा सकती। मतलब उसकी सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं, उसका वेतन बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसकी सेवा शर्तें उसके लिए हानिकारक ढंग से बदली नहीं जा सकती। सिंपल सा वेतन का उदाहरण लेकर आप समझ सकते हो दोस्तों कि उसका वेतन कम नहीं किया जा सकता, बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही जो अन्य आयुक्त हैं तो उनकी सुरक्षा। देखिए, अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी हमने स्वतंत्रता से संबंधित कुछ प्रावधान समझ लिए, चुनाव आयोग के स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधानों को समझा। लेकिन देखिए दोस्तों, कुछ कमियां भी यहाँ पर हमें दिखाई देती हैं। तो वो क्या हैं? तो देखिए, संविधान में आयोग के सदस्यों की कोई विशेष योग्यता, जैसे कि कोई विशेष योग्यता कानूनी, शैक्षणिक, प्रशासनिक आदि नहीं बताई गई। सदस्यों का कार्यकाल स्पष्ट रूप से संविधान में नहीं लिखा गया। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें दूसरी सरकारी पोस्ट लेने से रोक नहीं है। मतलब रिटायरमेंट के बाद अगर उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, अगर वो इस चुनाव आयोग से अगर उनकी सेवानिवृत्ति हो जाती है, तब भी उन्हें दूसरी सरकारी पोस्ट यानी कि दूसरा सरकारी पद भी मिल सकता है। मतलब सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें दूसरी सरकारी पोस्ट लेने से रोक नहीं है। तो दोस्तों अभी हमने ये सारी बातें समझी। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं चुनाव आयोग के कार्य की। देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है, चुनाव करवाना। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना। ठीक है, उपचुनाव, किसी सीट के खाली होने पर दोबारा चुनाव कराना, तो उपचुनाव भी कराए जाते हैं। तो चुनाव कराना ये कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य है चुनाव आयोग का। इसके अलावा चुनाव की तारीख तय करना। ठीक है, चुनाव कब होंगे, मतलब चुनाव वोटिंग कब होगी, इसका फैसला करना, मतदाता सूची बनाना और सुधारना। मतलब कौन कौन वोट डाल सकता है, इसकी लिस्ट तैयार करना और उसमें सुधार करना। अगर कोई गलती होती है या किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं होता, ठीक है, तो उसमें सुधार भी किए जाते हैं मतदाता सूची में। ठीक है, चुनाव चिन्ह देना, हर पार्टी को उसका चुनाव चिन्ह, जैसे कमल, हाथ, साइकिल देना। मतलब जो भी चुनाव चिन्ह है तो वो पार्टी को देना, हर पार्टी को उसका चुनाव चिन्ह देना। आचार संहिता लागू करना, चुनावों के दौरान आचार संहिता लागू की जाती है चुनाव आयोग के द्वारा। चुनाव के समय सभी पार्टियों को नियमों का पालन कराना, ताकि
चुनाव साफ सुथरा हो। निगरानी रखना, अब देखिए चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए निगरानी करना और ज़रूरत पड़ने पर कार्यवाही करना। तो ये भी चुनाव आयोग का एक प्रमुख कार्य है। तो यहाँ पे अभी हमने सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल था, बहुत ही सिंपल तरीके से अभी हमने चुनाव आयोग के कार्य को समझा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चुनाव आयोग के अधिकार। अब देखिए दोस्तों, निर्णय लेने का अधिकार, चुनाव से जुड़े किसी भी विवाद या समस्या पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार। दोस्तों इस लाइन को आप कुछ ऐसा लिख लो कि चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले चुनाव आयोग के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए दोस्तों, चुनाव से जुड़े कई बार विवाद कुछ ऐसे हो जाते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी फैसला दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर अभी इतना लिखना इनफ होगा कि चुनाव से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय चुनाव आयोग के द्वारा लिए जाते हैं। इसके अलावा सरकारी मदद लेना, पुलिस प्रशासन और अन्य सरकारी विभागों से मदद मांगने का अधिकार ताकि चुनाव ठीक से हो सकें। किसी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करना, अगर कोई नियम तोड़े तो उसे चुनाव लड़ने से रोकने का अधिकार। मीडिया पर नज़र रखना, टीवी, अखबार, सोशल मीडिया पर गलत प्रचार ना हो इसके लिए निगरानी रखने का अधिकार भी चुनाव आयोग के पास है। बहुत ही आसान शब्दों में दोस्तों सारी बातें लिखी हैं, आपको समझ में आ रही होंगी। आदर्श आचार संहिता, अब देखिए दोस्तों ये क्या है, तो देखिए यह एक नियमों का समूह है जिसे भारत का चुनाव आयोग चुनावों के दौरान लागू करता है। ये क्या है दोस्तों, नियमों का एक समूह है पूरा का पूरा। ठीक है, जब हम कहते हैं आदर्श आचार संहिता लागू हुई है तो इसमें कई सारे नियम लागू होते हैं। ठीक है, इसका मकसद यह सुनिश्चित करना होता है कि चुनाव निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सभी के लिए बराबरी वाले हों। कब लागू होती है ये, तो देखिए जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा होती है, मतलब चुनाव आयोग जैसे ही चुनाव की तारीख की घोषणा करता है ये संहिता लागू हो जाती है और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहती है। ठीक है, मुख्य बातें, अब इसमें मुख्य क्या बातें शामिल होती हैं, तो देखिए सामान्य व्यवहार, मतलब राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को, उम्मीदवार समझ रहे हैं जो चुनाव के लिए खड़े होते हैं, तो उनको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे समाज में तनाव या विवाद पैदा हो, जैसे भड़काऊ भाषण, जाति या धर्म के नाम पर प्रचार आदि से बचना चाहिए। इसके अलावा रैलियां और बैठकें, रैली या सभा करने से पहले प्रशासन को जानकारी देना जरूरी है ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते समय तय समय, मतलब लाउड स्पीकर का इस्तेमाल तय समय, जो निर्धारित समय है और आवाज़ की सीमा के भीतर होना चाहिए। जुलूस और मार्ग, देखिए जुलूस निकालते समय रास्ते ऐसे चुने जाएं जिससे आम लोगों को परेशानी ना हो। प्रशासन से इजाज़त लेना जरूरी होता है। मतदान के दिन, देखिए दोस्तों चुनाव से 48 घंटे पहले प्रचार बंद करना होता है। शराब बांटना या मतदाताओं को प्रभावित करना सख्त मना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये बातें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही साधारण भाषा में यहाँ पे आपको सारी बातें बताई जा रही हैं, तो यहाँ पे आपको सारी बातें समझ में भी आ रही होंगी। आदर्श जो आचार संहिता है, यहाँ पे हम उसी से संबंधित बातें कर रहे हैं। जब आदर्श आचार संहिता लागू होती है तो नॉर्मली ये सारे प्रावधान हमें देखने को मिलते हैं, ये सारे नियम लागू होते हमें देखने को मिलते हैं। मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर कोई प्रचार करना पूरी तरह मना है। मतलब जो मतदान केंद्र है, जैसे कि दोस्तों मान लीजिए ये मतदान केंद्र है, तो इसके 100 मीटर के रेडियस तक, ठीक है, इसके 100 मीटर के रेडियस तक कोई भी प्रचार करना पूरी तरह मना होता है। मतलब कोई पार्टी का बैनर, ठीक है, पोस्टर, झंडे नहीं लगाए जा सकते। उम्मीदवार अपने प्रचार के लिए वाहन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसकी संख्या और उपयोग चुनाव आयोग या स्थानीय अधिकारियों की अनुमति के अनुसार होगी। इसके साथ ही सत्ताधारी पार्टी के लिए नियम, अब देखिए सत्ताधारी पार्टी के लिए भी विशेष नियम होते हैं, जैसे कि सरकारी पद पर बैठे लोग चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। चुनाव की घोषणा के बाद सत्तारूढ़ दल कोई नई योजना, जब चुनाव की घोषणा होती है दोस्तों, देखिए यहाँ पे इसे महत्वपूर्ण, ये बिंदु काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे समझिए। जब चुनाव की घोषणा हो जाती है कि इस दिन चुनाव होगा, उसके बाद जो सत्तारूढ़ दल है, जिस दल की सरकार है, तो वो कोई नई योजना, नीति या आर्थिक लाभ की घोषणा नहीं कर सकता जिससे मतदाता प्रभावित हों। यह नियम सरकारी पद के दुरुपयोग को रोकने के लिए है। इसके साथ ही विज्ञापन और खर्च, देखिए चुनाव आयोग सभी राजनीतिक विज्ञापनों और खर्चों पर नज़र रखता है ताकि कोई नियमों से बाहर ना जाए। इसके साथ ही उल्लंघन पर कार्यवाही, अगर कोई पार्टी या उम्मीदवार इन नियमों का उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है, जैसे प्रचार पर रोक या चेतावनी। मतलब अगर कोई उम्मीदवार या पार्टी उल्लंघन करती है इन नियमों का तो चुनाव आयोग कार्यवाही भी कर सकता है। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है,
ये तो आपको पता ही है। देखिए क्यों ज़रूरी है एमसीसी, मतलब ये जो आदर्श आचार संहिता है, ये क्यों ज़रूरी है? तो देखिए चुनाव को साफ सुथरा और भरोसेमंद बनाने के लिए ये आवश्यक है। इससे सभी उम्मीदवारों को बराबरी का मौका मिलता है और जनता को बिना दबाव के वोट के लिए आज़ादी मिलती है। आई होप दोस्तों यहाँ पे ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में आपको मतदान व्यवहार के टॉपिक को भी कवर करना है। अब देखिए मतदान व्यवहार को मैंने एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी अच्छे से समझाया है। तो मतदान व्यवहार से संबंधित जो वीडियो है उसको दोस्तों मैं पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया की जो आपकी प्लेलिस्ट है, ठीक है, जो नई प्लेलिस्ट है उसमें मैं ऐड कर दूंगा। तो मतलब मतदान व्यवहार से संबंधित जो वीडियो है वो दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप मतदान व्यवहार को, वोटिंग बिहेवियर को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। काफ़ी डिटेल में, काफ़ी अच्छे से उस वीडियो में मैंने मतदान व्यवहार को आपको पढ़ाया है। अब यहाँ पर दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं, बात करते हैं यहाँ पर हम चुनाव सुधार की। देखिए दोस्तों, भारत में चुनाव सुधार मतदान की आयु घटाई गई, मतलब समय समय पर जो सुधार हुए उसे अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखिए पहले वोट देने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष थी। इसे संविधान के 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये एक सुधार किया गया था, ठीक है। इसके साथ ही एक सुधार हमें ये दिखाई देता है कि निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ना। देखिए अब कोई भी उम्मीदवार एक साथ दो से ज़्यादा सीटों से चुनाव नहीं लड़ सकता। पहले यह सीमा तय नहीं थी। अब देखिए मतलब पहले यह सीमा तय नहीं थी दोस्तों कि एक उम्मीदवार कितनी सीटों से चुनाव लड़ सकता है। तो यहाँ पर एक सीमा तय की गई कि 2 से ज़्यादा सीटों से कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये भी एक सुधार किया गया। हालांकि दोस्तों मतलब कई लोग इसमें और सुधार की मांग करते हैं, क्योंकि दोस्तों आप खुद सोचिए, कोई उम्मीदवार है जो कि 2 सीटों से चुनाव लड़ रहा है, ठीक है, वो 2 सीटों से चुनाव के लिए खड़ा हुआ, ठीक है। अब वो मान लीजिए कोई उम्मीदवार दोनों सीटों पर जीत गया, और कई बार ऐसा होता है कि कई उम्मीदवार दोनों सीटों पर जीत जाते हैं। तो ऐसे में उस उम्मीदवार को एक सीट छोड़नी होती है ताकि वो अपनी एक सीट पर बना रहे। तो इसलिए मान लीजिए कोई उम्मीदवार है, अगर वो 2 सीटों से जीता है तो उसे अपनी एक सीट छोड़नी पड़ती है। तो ऐसे में दोस्तों तो जो सीट छोड़ दी जाती है तो उसके लिए फिर दोबारा चुनाव कराए जाते हैं उसे भरने के लिए। तो यहाँ पे और भी अधिक सुधार की मांग की जाती है। हालांकि तब भी ये एक सुधार हुआ, कम से कम एक सीमा तय की गई कि 2 से ज़्यादा सीटों से कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके साथ ही एक चुनाव सुधार ये किया गया कि दल बदल विरोधी कानून लाए गए। यदि कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़ दे या पार्टी के खिलाफ वोट करे तो वह अयोग्य ठहराया जा सकता है। इसके साथ ही मतदाता पहचान पत्र, मतलब मतदाता पहचान पत्र लाया गया। देखिए 1993 से वोटर आईडी कार्ड लागू हुआ ताकि नकली वोट ना पड़े। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, कागज़ की पर्चियों की जगह अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोट डाले जाते हैं। इससे धांधली और गिनती में गड़बड़ियाँ कम हुई। इसके साथ ही वीवीपैट मशीन, वोट डालते ही एक पर्ची निकलती है जिससे मतदाता देख सके कि वोट सही उम्मीदवार को गया है। दोस्तों तो ये भी एक चुनाव सुधार था। अब देखिए ये जो मशीन है इसके द्वारा मतदाता ये सुनिश्चित कर पाते हैं कि उन्होंने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसको वोट गया है। मतलब मतदाता यह देख पाते हैं कि उन्होंने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है, ठीक है। देखिए दोस्तों इस मशीन के द्वारा एक पर्ची दिखाई जाती है, एक तरह से स्लिप कह लो, ठीक है। कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए एक स्लिप दिखाई जाती है जिसमें मतलब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि किस उम्मीदवार को वोट दिया गया है, किस पार्टी के किस उम्मीदवार को वोट दिया गया। इसके साथ ही चुनावी खर्च पर सीमा, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को तय सीमा से ज़्यादा पैसा खर्च करने की अनुमति नहीं है। उम्मीदवारों की संपत्ति का खुलासा, चुनाव लड़ने वालों को अपनी और अपने परिवार की संपत्ति और आपराधिक मामले बताना जरूरी है। गलत जानकारी देने पर सज़ा हो सकती है। तो ये भी दोस्तों एक बड़ा सुधार है। इसके साथ ही नोटा, अब देखिए नन ऑफ द अबव का ऑप्शन भी शामिल किया गया, तो इसे भी एक सुधार माना जाता है। अब वोटर यानी कि जो मतदाता है अब वोटर कोई भी पसंद नहीं नोटा का जो बटन है उसे दबाकर असंतोष जता सकता है। यह सुविधा 2013 से शुरू हुई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। इसके साथ ही घर से वोटिंग, देखिए 85 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक और विकलांग मतदाता घर से वोट दे सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में इसे पूरे भारत स्तर पर पहली बार लागू किया गया। मतलब दोस्तों अगर हम बात करें तो देखिए पूरे भारत स्तर पर पहली बार इसे 2024 के लोकसभा चुनावों में शामिल किया गया था, मतलब इसको लागू किया गया।
तकनीक का उपयोग। अब देखिए, ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन, मोबाइल ऐप, मतलब तकनीक का उपयोग मतलब ऑनलाइन कई सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन की गई हैं। ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन, मोबाइल ऐप और डिजिटल चुनाव निगरानी की सुविधा, मतदाता शिक्षा अभियान, जागरूकता बढ़ाने के लिए मीडिया, स्कूल, कॉलेज और संगठनों की मदद से अभियान चलाए जाते हैं। मतलब मतदाता को जागरूक करने से संबंधित अभियान भी चलाए जाते हैं। इसके साथ ही चुनावी बॉन्ड अब रद्द, तो चुनावी बॉन्ड को जो रद्द कर दिया गया है, तो ये भी एक चुनाव सुधार है। देखिए, 2017 में राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए चुनावी बॉन्ड लाए गए थे, शुरू किए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2024 में इसे खत्म कर दिया। ठीक है। देखिए दोस्तों, जो चुनावी बॉन्ड थे, तो इसके द्वारा राजनीतिक दलों को जो पैसा मिलता था, तो वो पैसा उनको किसने दिया, तो जो पारदर्शिता थी इसकी बहुत कमी थी, तो इसी कारण से चुनावी बॉन्ड को रद्द किया गया। तो ये भी एक चुनाव सुधार है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों, कुछ और भी चुनाव सुधारों की बात की जाती है। तो अभी तक हमने जो चुनाव सुधार की बात की, वो चुनाव सुधार ऑलरेडी मतलब भारतीय चुनाव में सुधार किए गए हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रस्तावित चुनाव सुधार, जिनकी बात की जाती है कि अभी आवश्यकता है इनको शामिल करने की। तो यहाँ पे कुछ और बातें बताई गई हैं। मतलब यहाँ पे वो चुनाव सुधार बताए गए हैं जो और मतलब जिनकी आवश्यकता है। ठीक है, जिनकी बात की जाती है कि जिनको शामिल करना चाहिए और चुनाव सुधार करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बातें हैं। देखिए, चुनावी धन और में पारदर्शिता, राजनीतिक दलों को मिलने वाला पैसा और दान पारदर्शी हो, ये मांग की जाती है समय समय पर कि जो राजनीतिक दलों को जो चंदा मिलता है, जो पैसा आता है राजनीतिक दलों के पास, ठीक है, तो उसमें पारदर्शिता आए। दान देने वालों की पहचान साफ हो ताकि काले धन का इस्तेमाल ना हो। इसके साथ ही ऑनलाइन वोटिंग की भी बात की जा रही है। देखिए, भविष्य में ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा हो सकती है। इससे शहरों में रहने वाले लोग और विदेश में बसे भारतीय आसानी से वोट दे पाएंगे। लेकिन इसके दोस्तों, इसके लिए मजबूत साइबर सुरक्षा की ज़रूरत है। मतलब पहले एक प्रॉपर सिस्टम बनाना चाहिए, एक मजबूत साइबर सुरक्षा व्यवस्था हो, तभी जाके ऐसी प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके साथ ही विदेशों में मतदान, विदेशों में भारतीय नागरिक दूतावासों या वाणिज्य दूतावासों में वोट डाल सकें, ऐसी व्यवस्था की भी बात की जाती है। मतदान क्षेत्र बदलने में आसानी, अगर कोई व्यक्ति नौकरी या पढ़ाई के कारण दूसरी जगह चला जाए तो वह आसानी से अपने नए पते पर वोट डाल सके। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था करने की भी बात की जाती है कि ये भी चुनाव सुधार किया जाए। इसके साथ ही वापस बुलाने का अधिकार। देखिए, जनता को यह अधिकार मिले कि अगर कोई चुना हुआ नेता काम ना करे या वादे पूरे ना करे तो उसे वापस बुलाया जा सके। इसके लिए नियम और प्रक्रिया साफ तय की जाए ताकि दुरुपयोग ना हो। मतलब एक चुनाव सुधार की बात ये भी की जाती है कि वापस बुलाने का अधिकार, राइट टू रिकॉल। ठीक है, राइट टू रिकॉल, रिकॉल मतलब वापस बुलाना। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि कोई अधिकारी या कोई मतलब नेता है जिसको लोगों ने चुनकर भेजा था, ठीक है, अगर वो काम नहीं कर रहा है जनता के लिए, तो उसे वापस बुलाने का अधिकार हो, तो मतलब तो उसे वापस बुलाया जा सके। इसे ऐसे समझ लो कि उसे उसके पद से हटाया जा सके। ठीक है। इसके अलावा मतदाता शिक्षा और जागरूकता, लोगों को चुनाव और मतदान के महत्व के बारे में जागरूक करना, स्कूल, कॉलेज, मीडिया और समाज संगठनों की मदद से अभियान चलाना। इसके साथ ही राजनीति का अपराधीकरण रोकना, जिन नेताओं पर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हों उन्हें चुनाव लड़ने से रोकना, ऐसे मामलों का जल्दी निपटारा होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी सुधार की मांग की जाती है, सुधार की बात की जाती है। चुनाव आयोग की शक्तियां बढ़ाना, चुनाव आयोग को और मजबूत बनाना ताकि वह स्वतंत्र रूप से काम कर सके। उसे विज्ञापनों पर रोक लगाने, खर्च की जांच करने और नियम तोड़ने वालों को दंड देने की शक्ति हो। युवा और महिलाओं की भागीदारी, राजनीति में युवाओं और महिलाओं को ज़्यादा अवसर मिले, इसके लिए कोटा, प्रोत्साहन और बेहतर माहौल बनाया जाए। तो ये भी चुनाव सुधार की मांग की जाती है कि राजनीति में युवाओं और महिलाओं को ज़्यादा अवसर दिए जाएं, ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास हो, ऐसा माहौल बनाया जाए ताकि राजनीति में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़े। तो दोस्तों, यहाँ पर पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया का ये जो आपका चैप्टर था, इसको हमने काफ़ी अच्छे से समझा। आई होप सारी बातें आपको काफ़ी अच्छे से काफ़ी डिटेल में समझ में आई होंगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।